बारूद के ढेर को महज एक चिंगारी का इंतजार है और आगे खतरा वर्ल्ड वार है, क्योंकि ईरान पर हमले के लिए इजराइल पुरजोर तरीके से तैयार है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो अपने आप में दुनिया को दहलाने वाली है, चौंकाने वाली है, ये आगाह करने वाली है कि खतरा कितना बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने बतलाया है कि ईरान अपने परमाणु संयंत्रों पर लगातार ताला लगा रहा है ताकि कोई बड़ा खतरा ईरान के ऊपर न मंडराए। क्योंकि इंटेल ये है कि इजराइल अपने हमले की जद में ईरान के खास तौर पे परमाणु संयंत्रों को लेगा, कुछ इस तरह से ईरान के परमाणु संयंत्रों को दहलाएगा जैसा कि 80s में इराक को दहलाया था। और इस तरह से दरअसल इस खतरे को भांपते हुए हम देखें तो IAEA ने एक बड़ा कदम ये भी उठाया है कि अपने पर्यवेक्षकों को इस तरह के जो एटॉमिक इंस्टॉलेशन है उससे दूर रहने के लिए कहा गया है। इस बीच हड़कंप UN के मंच पर भी है। इस बीच देखें तो इजराइल 24 घंटे में 2 वॉर कैबिनेट की बैठक कर चुका है, जिसमें नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सेना को आदेश दे दिया है। साथ ही ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक बड़ी बैठक जो है वो मिडिल ईस्ट के साथ खास तौर पर IDF की चल रही है, यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की चल रही है। क्योंकि जो हमला होगा उसमें 2 तरह के हथियारों का प्रयोग होगा। एक तो इजराइल के जो फाइटर्स हैं F-15, F-16 की बात करें और साथ ही F-35 इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और बड़े पैमाने पे कोशिश की जाएगी कि F-15 और F-16 जो है वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दें और इस बीच F-35 जैसे स्टील फाइटर्स के जरिए जोरदार हमला बोला जाए, जिसकी जद में कुछ और नहीं बल्कि ईरान के एटॉमिक इंस्टॉलेशन ही होंगे। जो जानकारी हमारे पास निकल कर आ रही है उसमें पता चल रहा है कि फार्दो और नातांज ये खास तौर पर टारगेट पर इस वक्त लिए जा रहे हैं। उसके अलावा बुशर और गाचीन को भी दरअसल कोशिश कर रहा है इजराइल के अपने टारगेट पे ले, क्योंकि ये खास तौर पर ईरान के बड़े न्यूक्लियर सेटअप बताए जा रहे हैं और ये इस वक्त पूरी तरह से देखें तो इजराइल के टारगेट पर हैं। साथ ही जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि इस वक्त के हालात को देखते हुए इजराइल के विदेश मंत्री ने तकरीबन 32 देशों को एक खत लिखा है और कहा है कि युद्ध को रोकना है तो ईरान को आतंकी संगठन खासतौर पर उसके IRGC को यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है उसको आतंकी संगठन घोषित किया जाए। इसके बिना कोई चारा नहीं है, क्योंकि ईरान जिस तरह से अपने प्रॉक्सी के जरिए, चाहे हिजबुल्लाह के जरिए, हमास के जरिए, हुती के जरिए, कुछ फोर्स जो उसका काम करता है IRGC का, उसके जरिए पूरे ही मिडिल ईस्ट को अपने हम कह सकते हैं कि युद्ध के आगोश में ले रहा है, अपने हमले के जद में ले रहा है। जिस तरह से उसने पूरे इलाके में एक तरह से न सिर्फ नफरत बल्कि हिंसा को भड़काई है, ऐसे में ईरान को कतई किसी सामान्य देश की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता और ना ही IRGC को रखा जा सकता है। तो इस बारे में एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। विदेश मंत्री कार्टेन इस संबंध में ट्वीट भी किया है कि 32 देशों को इजराइल ने खत लिखा है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी कि इजराइल का जो एम्बेसडर है UN में गिलाद एर्दन, उसने भी दुनिया को आगाह किया है, वो भी UN के मंच से, कि अगर ईरान पर लगाम नहीं लगाया गया तो ये 3rd वर्ल्ड वॉर की घंटी होगी। 3rd वर्ल्ड वॉर को कोई रोक नहीं पाएगा। तो तमाम फ्रंट से हम देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल जो है वो लगातार आगाह कर रहा है ईरान को। तमाम फ्रंट से हम देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल इस वक्त जो है वो एक्शन में दिखाई दे रहा है और ये सभी फ्रंट से बताने के लिए काफ़ी हैं कि अपने आप में इस वक्त दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा खतरा ईरान और इजराइल के युद्ध से होने जा रहा है। अगर हम इजराइल के इतिहास को उठाकर देखें तो इजराइल इससे पहले भी इराक हो या फिर आप देखिए न्यूक्लियर जो प्लान्स हैं ईरान हो, उस पर कई बड़े हमले बोल चुका है। अगर थोड़े से हिस्ट्री की तरफ जाएं हम तो 1981 की बात करें, जब सद्दाम हुसैन इराक को रूल कर रहे थे, उस वक्त ओसीरक परमाणु रिएक्टर पर बड़ा हमला अमेरिका की मनाही के बावजूद, अमेरिका उस वक्त रोक रहा था इजराइल को किस तरह का हमला इराक में होना बोले, बावजूद उसके इजराइल ने इराक में हमला बोला था। सद्दाम हुसैन उस वक्त शासक थे और ओसीरक परमाणु रिएक्टर पर बड़ा हमला इजराइल ने किया था। उसके बाद देखें तो 2018 की घटना है, लगभग 11 साल पहले सीरिया में न्यूक्लियर रिएक्टर पर जिस तरह से इजराइल का हमला था वो भी अपने आप में इतिहास में दर्ज है, वो भी भयावह हमला था। और 2010 की बात करें तो ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया था कि उसके 2 परमाणु वैज्ञानिकों को मोसाद ने मारा है और एक का अपहरण कर लिया है। तो इस तरह से आप देखिए तो इजराइल का जो एक तरह से हिस्ट्री है वो क्या कहता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और साथ ही ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि किस तरह से इजराइल इस हमले को अंजाम देगा।
इजराइल के हमले की जो जानकारी आ रही है उसको भी जरा सा हम आपको विस्तार से बताते हैं। इस हमले का जो पूरा स्ट्रेटजिक प्लान तैयार किया गया है उसके मुताबिक जो हमला होगा उसमें F-15 और 16 जैसे विमान एंटर करेंगे, एक पूरा का पूरा लहर क्रिएट करेंगे और साथ ही डीप पेनिट्रेशन करेंगे। इस बीच F-35 जो है वो ट्यूब बॉम्बर और 5000 पाउंडर जैसे बॉम्ब के जरिए ईरान के खासतौर पे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको हिट करेगा। इस बीच अगर ईरान के फाइटर्स स्क्रैम्बल करते हैं तो इसी दरमियान इजराइल खास तौर पे अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग करेगा और उसके बाद जो हमला होगा ईरान पर वो और ज़्यादा जोरदार और ज़्यादा भीषण होने वाला है। तो ये अपने आप में बड़े खतरे की घंटी है। ये अपने आप में दुनिया को आगाह करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और इस पर कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू ने मुहर लगाया है। वो नेतन्याहू जो अपनी ज़मीन पर काफ़ी इस वक्त कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिकली भी देखें तो उनके वॉर मीटिंग में ख़ासतौर पर उनको निशाना बनाया जाता है। 7 महीने गुजरने के बाद भी इजरायलियों को अपने वे लोग हासिल नहीं हुए हैं जो हमास के हाथों बंदी हैं और इसको लेकर भी नेतन्याहू के सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन इजराइल की सड़कों पर देखा जा रहा है। इस बीच ईरान का हमला जिसमें उसने 300 से ज़्यादा हम देखें तो इंक्लूडिंग ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया। बताया भी जा रहा है कि उसके 7 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो खास तौर पे नेवोटोल जहां पर एयरफोर्स बेस है इजराइल का वहां पर हिट करने में कामयाब भी रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिल रही है, ये दावा भर है। लेकिन हम जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल जब टारगेट करता है तो उसको एक तरह से इंटरसेप्ट करना, उसको मार गिराना तभी संभव हो जाता है जब वो आसमान के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से में हो, यानी जब उसकी स्पीड कम हो जाती हो। जब वो टारगेट की तरफ आता है या फिर लॉन्च होता है उस वक्त उसको इंटरसेप्ट करना और उस वक्त उसको मारना किसी एयर डिफेंस सिस्टम के बूते की बात नहीं होती। इस बीच ये जानकारी निकल कर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के हवाले से दरअसल उन मिडिल ईस्ट देशों के साथ संपर्क किया जा रहा है जिन्होंने ईरान के हमले के दौरान इजराइल की मदद की थी, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो या फिर जॉर्डन हो। टर्की से खास बातचीत अमेरिका खुद कर रहा है क्योंकि अगर इजराइल के विमान उड़ेंगे तो जाहिर तौर पर उनको जॉर्डन से होते हुए, सीरिया के कॉर्नर से होते हुए, सऊदी होते हुए ईरान पर जाना पड़ेगा। तो अपने आप में एयर स्पेस भी क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर यह हमला संभव हो पाएगा। तो इसको लेकर भी बड़ी बैठकें और बातचीत चल रही है। नेतन्याहू खुद कई बातचीत जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से कर चुके हैं। इसके बावजूद कि अमेरिका कह रहा है कि थोड़ा रेस्ट्रेंट बरता जाए, इजराइल के सामने कोई विकल्प नहीं है और इजराइल खुले तौर पे कह चुका है कि ईरान को दरअसल वो सबक सिखा कर रहेगा। दूसरी तरफ देखें तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि इजराइल अगर हमला करता है तो वो किसी भी कीमत पर इजराइल को नहीं बख्शेगा। 10 गुना ताकत के साथ वो इजराइल पर हमला बोलेगा। अब ईरान के साथ देखिए तो ईरान के साथ इस वक्त कोई बड़ा देश भले ही खड़ा होता हुआ दिखाई न दे, लेकिन हम जानते हैं कि एक तरफ ईरान ने अपने प्रॉक्सी हमास को पिछले 7 महीने से जंग के मैदान में झोंक रखा है। इसमें बड़ा नुकसान हमास का हुआ है, गाजा पट्टी के लोगों का हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप लेबनान की तरफ देखिए तो वहाँ पर हिजबुल्लाह है जो बड़ा प्रॉक्सी है ईरान का, सबसे बड़ा भी कह सकते हैं, खासतौर पे इजराइल के बॉर्डर पर, जिसके पास 30,000 से 35,000 अपने ग्राउंड फोर्स हैं, लड़ाके हैं, हथियार है। लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख की ताकत हम देखें तो उसके पास रॉकेट का है, मिसाइलों का जखीरा है। तो ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा खतरा लेबनान बॉर्डर पर भी है जो हिजबुल्लाह के रूप में देखा जा सकता है और मैरीटाइम बाउंड्री में तो है ही जहां पर हुती है। आप समझिए कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ईरान जो है वो इजराइल के शिप को अगवा कर सकता है, उस पर 17 भारतीय भी सवार हैं, वो मैरीटाइम बाउंड्री में भी ईरान की तरफ से जो थ्रेट परसेप्शन है, जो चैलेंज है वो भी दिखा रहा है। तो अपने आप में ये वॉर एस्केलेट करते हुए कहीं पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेकर 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल दे तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए भारत जैसा देश जो है वो लगातार इस बात को लेकर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि ये वॉर एस्केलेट नहीं होना चाहिए, डिप्लोमेसी के रास्ते पर दोनों देशों को लौटना चाहिए। और यही एक तरीका है जिसके चलते दुनिया में शांति बढ़ती जा सकती है, क्योंकि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी बेहद खतरनाक होगा, चाहे इकोनॉमिक टर्म्स में आप देखें या वॉर के टर्म्स में देखें या कैजुअलिटी के टर्म्स में देखें। तो कुल मिलाकर इस वक्त की स्थिति ऐसी है जो युद्ध की दिखाई दे रही है और भयावह युद्ध की दिखाई दे रही है, जिससे दुनिया कैसे निकलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस विषय पे इतना ही, आगे और विश्लेषण में आपको और जानकारियों के साथ हम रूबरू कराएंगे, विश्लेषण फिर लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।